हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के एक चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल चेंजेस की। कब? जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, पास करते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे पास जनरली ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास स्पॉन्टेनियस और दूसरा होते हैं हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं और यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि जितने भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनमें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और इस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हम कैसे ले सकते हैं उसका बेनिफिट, इसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू इस तरह के जो सेटअप हैं उसका एडवांटेज ले सकते हैं। दूसरी तरह से अगर हम देखें कि कुछ हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए हम क्या काम करते हैं, ये चूँकि ये सेल्फ गवर्न नहीं होते हैं इसीलिए हमें इन्हें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इसके अंदर के जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं या हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, टूटते हैं और उसे अगर हम एक पर्टिकुलर सेल्स के रूप में देखें तो वो सेल क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाएगी। तो जनरली ये जो दो आपका चैप्टर है ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म में डिवाइड है। पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर हम बात करें पहले टर्म की, अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। अब एक्चुअली ये वोल्टेइक सेल या डायनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल होती क्या है, एक्चुअली ये एक डिवाइस होती है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो यहाँ पर चूँकि आपने देखा होगा कि जो आप बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, केमिकल्स होते हैं और फिर उन केमिकल्स की से जब आप उसको किसी टॉर्च में लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसके थ्रू फिर वो बल्ब या जो भी हमारे पास अप्लाइंसेस हैं वो आगे आपके काम करने लगते हैं। यहाँ अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास दो कंटेनर हैं। यहाँ हमने दो कंटेनर लिए हैं, एक कंटेनर के अंदर जिंक सल्फेट और दूसरे के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। जिंक सल्फेट के अंदर हमने जो है जिंक की रॉड डिप कर दी है और कॉपर सल्फेट के अंदर हमने कॉपर की रॉड डिप कर दी है। इन दोनों जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है ZnSO4 और CuSO4, इसको हम एक यू शेप ट्यूब से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं और इनके टर्मिनल्स को हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या होता है, यहाँ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये जो जिंक जिसमें हमने जिंक रॉड डाली है इसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। मतलब एनोड, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनोड पे हमेशा, ये किसके केस में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें हमेशा जो जहाँ एनोड होगा वहाँ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी और जहाँ कैथोड होगा वहाँ हमेशा रिडक्शन की प्रोसेस होगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि जैसा आपको पता है कि जो हमारे पास एनोड होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन है, इसलिए जिंक जो है वो जिंक +2 चार्ज में टूट गया और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो आपने देखा कि ये, चूँकि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या 11th में भी हमने पढ़ा है कि भाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। अब ये जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिंक ने निकाले हैं इसको कौन गेन कर लेता है, कॉपर गेन कर लेता है। तो कॉपर, चूँकि कॉपर गेन कर रहा है तो कॉपर आयंस इसको गेन करते हैं, तो कॉपर आयन गेन करके फिर ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है ये कहाँ होती है, कैथोड पे होती है। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर हम एक और बात करने वाले हैं, इस जो यू शेप ट्यूब है
ये सॉल्ट ब्रिज है, इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? तो सॉल्ट ब्रिज के जनरली 3 फंक्शंस होते हैं। यहाँ हम देखेंगे तो पहला फंक्शन होता है इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए जिंक आयन ज़्यादा बनने लगे और जिससे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगे और यहाँ पर उसको रिसीव करने वाला कोई नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सिर्फ हमारे पास यहाँ पर ये अपने अंदर से क्या करेगा? नेगेटिव आयंस को रिलीज़ करेगा और ये नेगेटिव आयंस इन पॉजिटिव आयंस को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो जाएगी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, जिससे अब प्रोसेस आसान हो जाएगी। ठीक, या इसी तरह से मान लीजिए ये यहाँ पर बहुत तेज़ी से एक ऐसा सेटअप बन गया कि कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने लगा? रिसीव करने लगा, जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा लेट बन के यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो उस केस में ये अपने अंदर से क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचेंगे उनको न्यूट्रल करने के लिए अपने अंदर से पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिलीज़ कर देगा, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर पाएंगे। इस तरह से एक बैलेंस्ड फॉर्म में ये रिएक्शन हो पाएगी, और जब बैलेंस्ड फॉर्म में रिएक्शन हो पाएगी तो आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और जब रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हमें ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो काम करने लगेगी। आइए इसका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं कि किसी सेल का हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले उसमें आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखनी होती है, फिर यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगाना है, और यहाँ पर हम जनरली कई बार कंसंट्रेशन भी लिखते हैं, और यहाँ पर फिर हम रिडक्शन हाफ सेल लिख करके ऐसे लिखते हैं। ये जो पैरेलल लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वर्टिकल लाइन आपकी दिखाई दे रही है, ये एक सॉल्ट ब्रिज की तरह काम करती है। तो इस तरह से हम जो है हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? एक तरह का डिफरेंस होता है जो कि इलेक्ट्रोड्स और उसके सॉल्यूशंस में जो आयन होते हैं उनके बीच डेवलप होता है। आइए यहाँ समझते हैं कैसे। इसको हम EMF ऑफ द सेल भी बोलते हैं। कैसे होता है ये? मान लीजिए हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है और उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर की रॉड को हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ जब मैंने इसको डाला है तो यहाँ से कॉपर के आयन निकलेंगे, और ये कॉपर के आयन जब निकलेंगे तो ये कॉपर के आयन इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि इस मेटल, ये जो रॉड है हमारे पास, मेटेलिक रॉड है ये, और यहाँ पर जो आयंस गए हुए हैं इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या कई बार हम इसको EMF भी बोलते हैं। अब यही चीज़ अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में होने लगती है तो हम इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या होता है कि आपके पास ये जो है, ये आपके टेम्परेचर जो है वो 298 होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन 1 m होना चाहिए। तो उस केस में स्टैंडर्ड आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है। थैंक यू बच्चों। आगे की वीडियो में फिर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।